26 मई का हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि 25 मई में उन्होंने जो जो किया वो सारा था। अब 26 मई का यहाँ से स्टार्ट करवाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा फास्ट ले लेती हूँ प्रीवियस का। 26 मई को उन्होंने जो अपने उसमें लेटर में पत्र में लिखा कि रात का भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई, क्योंकि दिन भर की थकान के कारण हमको रेस्ट की आवश्यकता होता है, तो हमको नींद आ गई। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया था कि खदानों को देखने के लिए वो जाना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ उनके मामा भी जाएंगे। और रास्ते में उन्होंने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा, और स्कूल कौन सा था? केंद्रीय विद्यालय, जो केवल वहाँ के जो लोग थे उनके बच्चों के लिए वहाँ उसकी एक शाखा थी। वहाँ का बताया गया कि जो सड़कें थी वो काफ़ी साफ सुथरी थी, और जो मकान बने थे वो क्रमबद्ध रूप से बने हुए थे। क्रम यानी एक के बाद एक लाइन से सीक्वेंस में बने हुए थे। घरों के आगे छोटा सा बगीचा और चारों तरफ हरियाली थी। और इसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं था, कोई भीड़ भड़का जैसा इलाका नहीं था, और ऐसे ही सोचना भी उसके लिए एक सपनों के जैसा था। आगे था, उन्होंने नाना और वरुण मामा से हाथ मिलाया और मेरी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो यंग मैन। दक्षिण भारतीय होकर भी उसने उनके हिंदी बोलने के ढंग से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उनसे हाथ मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। श्री रमेश कुमार जी ने खदान देखने की पूरी व्यवस्था करवा दी थी। अब देखिए, हाथ मिलाकर उसको यूं बड़ा क्यों हुआ कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, ऐसा क्यों लगा उसको? बताइए। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब अपने पापा को या किसी को देखते हैं तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनसे वो हेलो हाय हाथ मिला के करते हैं, लेकिन आप लोग जब आपस में अपने फ्रेंड से मिलते हो तो हाथ नहीं मिलाते हैं ना, हेलो वगैरह नहीं करते। तो उसको जब ये लगा कि जब उससे हाथ मिलाया गया तो उसे खुशी हुई, और उसको लगा कि शायद मैं भी अब बड़ों की गिनती में आने लगा हूँ। किसको लगा ये बात? किसको लगी? कृषांत को, सॉरी ईशान नाम है ना। 7th क्लास में हो या नहीं? यस मैम। तो रिप्लाई करो। दोपहर का भोजन करके हम खदानों की ओर चल पड़े। रास्ते में नाना ने बताया कि बेलाडिया 14, जिसे किरदुल भी कहते हैं, में लो अयस्क या कच्चा लोहा हेमटायर की किस्म में मिलता है। लोहे की जो किस्म होती है, यहाँ पर लोहे की किस्म के बारे में बताना है, यानी जाति प्रजाति, जैसे हर एनिमल्स की, पक्षियों की जाति प्रजाति, वैसे ही लोहे की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो कच्चा लोहा है हेमटायर की किस्म भी मिलता है। खदानों से लोह अयस्क निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन से 10 इंच व्यास का 14, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए इसको। ड्रिल मशीन समझते हो क्या? ड्रिल मतलब होता है किसी चीज में छेद करना, जैसे दीवारों में होल किया जाता है ना, कील वगैरह लगाने के लिए, लगाने के लिए, है ना। ड्रिल का मतलब होता है होल करने वाली मशीन। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होल करने का मतलब था कि अयस्क निकालने के लिए, अयस्क मतलब लोहा निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन से 10 व्यास इंच का 14 मीटर गहरा, व्यास का मतलब तो समझते हो, मैथ्स पढ़ते हो आप, उसमें जो गोलाई होती है, जो ये गोलाई कहलाएगी ना, ये कहलाएगा 10 का मतलब हो गया कि सेंटर से अगर अपन यहाँ से लेंगे तो ये भी 10 होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए, और ये भी 10 होना चाहिए, और ये भी 10 होना चाहिए। जब यहाँ से सेंटर पे रख करके इसको घुमाया जाएगा तो पूरा बराबर करके कितने इंच का? 14 मीटर गहरा, यानी उसकी चौड़ाई से कितनी थी? 10, और गहराई कितनी हो गई थी? 14 मीटर गहरा छिद्र, यानी गहराई उसकी 14 की, और व्यास का मतलब होता है ये पूरी गोलाई, वो थी केवल 10 इंच की। इससे विस्फोटक पदार्थ डालकर विस्फोट करते थे। कैसे करते थे कि मान लीजिए एक मिट्टी की परत है, मिट्टी है, और उस मिट्टी को आप कैसे करोगे कि 10 इंच व्यास का अपन ने गोला बना लिया,
मतलब इतना चौड़ाई उसकी होनी चाहिए, और गहराई 14 फीट की थी। 14 फीट में उसको गड्ढा कर दिया गया और उसमें विस्फोटक सामग्री डाली गई। विस्फोटक सामग्री समझते हो? हाँ, बारूद जैसे डाला जाता है ना, तो वो जब बारूद डाला जाए तो वो जब फटेगा तो उसके अंदर जो चीज होती है वो बाहर निकल करके आ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ, इसमें विस्फोटक पदार्थ डालकर विस्फोट करते हैं जिससे कि वो लोहा हमारा निकलता है। अचानक नाना ने जीप रोकी और सामने विस्फोट होने वाला था, क्योंकि वहां पर तो यही काम चल रहा था, तो उन्हें पता रहता था कि होने वाला है, तो उन्होंने जीप को रोक लिया। बड़े जोर की आवाज हुई और सारा क्षेत्र धुएं से भर गया। पहाड़ के इस क्षेत्र में लो अयस्क के 5-6 फुट के टुकड़े टूट करके गिर गए। उस पहाड़ी इलाका जो था, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा आवागमन भी नहीं था, कॉलोनी थोड़ी सी दूरी पर बनी हुई थी, तो ये बता रहे कि इस क्षेत्र के लो अयस्क के 5 से 6 फुट के टुकड़े। 5 से 6 फुट कितना होता है पता है आपको? कितना होता है 5 से 6 फुट? यानी आपके जो स्केल होती है 15 इंच वाली जो स्केल होती है बड़ी वाली, उसको आप अगर 5 बार या 6 बार लंबाई में लगा लोगे, 6 बार उसको या 5 बार लगा लोगे तो वो हमारा 5-6 फुट हो जाएगा। आपकी जो बड़ी स्केल होती है वो 1 फुट की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 5-6 फुट के जो लोहे के टुकड़े थे उस विस्फोट से बाहर निकल करके गिर गए। शावर नामक बड़ी वाली 15 सेंटीमीटर। हाँ, 15 सेंटीमीटर है या इंच है? यस मैम। क्या है? इंच है। हाँ, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है बेटा। हाँ, तो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल, सेंटीमीटर ना, जो 15 फुट की स्केल होती है वो 1 फुट होता है ना। और ऐसे करके अगर आप उसको लंबाई में एक के ऊपर एक के ऊपर 5 स्केल लगा लोगे तो इतना बड़ा जो है 5 से 6 फुट का लोहे का टुकड़ा वहां से आकर के उस विस्फोटक में से बाहर निकला। शावर नामक मशीन द्वारा इन टुकड़ों को डंपर में डाला जाता है। शावर का मतलब क्या? शावर मतलब क्या होता है कि आपने मकान बनाते ना, जब आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसके अंदर कंक्रीट और वो सीमेंट को डाला जाता है, वो जो गोल 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 घूमती है। याद आ गया? तो शॉवल नामक मशीन द्वारा इन टुकड़ों को डंपर में डाला जाता है और डंपर 85 टन क्षमता वाला बहुत बड़ा सा ट्रक होता है। मेरी लंबाई से भी दुगनी ऊंचाई वाले तो इसके टायर ही होते हैं। आप सोचो कि कितनी बड़ी मशीन है कि मेरी लंबाई मतलब मान लीजिए एक आदमी की लंबाई अपन माना जाए तो 5 फीट की होती है, मान लो मेरी लंबाई है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी लंबाई से भी दुगनी ऊंचाई वाले, यानी मेरे और मेरे जितने और ऊंचाई देख लोगे तो इतने बड़े तो उसके टायर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सोचो कितने बड़े टायर हो गए, मेरे जितने से भी जस्ट डबल। ठीक है, टायर होते हैं। हमने अपनी जीप डंपर से थोड़ी दूर लगा दी थी। जीप डंपर के बच्चे, और वो जो जीप थी वो कैसी लग रही थी? जैसे मानो कोई बच्चा हो, यानी बहुत काफी छोटी लग रही थी, क्योंकि उसके जब टायर इतने ऊंचे थे तो उन ऊंचे टायरों में उसकी जो जीप है वो काफी बच्चे जैसी लग रही थी। क्रशिंग प्लांट में पहुंचकर, क्रशिंग प्लांट में देखो, प्लांट का मतलब होता है अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लांट रखे जाते। एक जगह तो केवल जहाँ पे विस्फोट किया जाता है, विस्फोटक सामग्री हो गई, एक जगह उनको डंपर में डाल करके तोड़ा जाता था, वो हो गया। और अब तीसरा प्लांट कौन सा बताया था? क्रशिंग प्लांट में पहुंचकर डंपर ने सारा लोहा अयस्क उसमें डाल दिया। यहाँ हमने लोह अयस्क को मशीनों द्वारा कूटे जानते हुए देखा। किसको? जो कच्चा लोहा निकला था विस्फोट करने के बाद, जो कच्चा लोहा हमारे सामने आया था उसको डंपर में डाल दिया गया और उसको मशीनों के द्वारा कूटा गया, कूटा जाते हुए देखा। यह कुटा हुआ माल सुरंग से होती हुई एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा स्क्रीनिंग प्लांट में पहुंच गया। एक सुरंग यानी अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड, जो सुरंग किसको बोलते हैं? जो जमीन के नीचे से रास्ता होता है उसे सुरंग बोलते हैं। तो जो लोहा
कूटा गया था, उस कुटे हुए लोहे को सुरंग के द्वारा कन्वेयर बेल्ट द्वारा स्क्रीनिंग प्लांट में, अब ये नेक्स्ट प्लांट आ गया, ये वाला स्क्रीनिंग प्लांट में पहुंच गया। अलग अलग पार्ट बने होते हैं, जैसे आपके स्कूल में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में एक रिसेप्शन बना हुआ है, एक प्रिंसिपल रूम हो गया, स्टाफ रूम हो गया, टीचर्स का बच्चों का क्लासरूम हो गया, वॉशरूम का हो गया। हाँ, तो अपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए ना सब में, तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर भी किसी काम को करने के लिए अलग अलग प्लांट्स बने होते थे और सभी प्लांट्स में अपने अपने तरीके का काम होता है। तो सुरंग के द्वारा वो पिटा हुआ जो लोहा था उसको डाल करके कन्वेयर बेल्ट द्वारा स्क्रीनिंग प्लांट में पहुंचता है। इस प्लांट में 6 मिलीमीटर से भी बड़े टुकड़ों को छांटकर अलग कर देते हैं। अब देखिए 6 मिलीमीटर कितना हो गया, बहुत छोटा। बड़े टुकड़ों को छांटकर अलग कर देते हैं, ये अयस्क पिंड कहलाते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में उन टुकड़ों को कर दिया जाता है। यहाँ से ये पिंड और छना हुआ चूर्ण फिर से कन्वेयर बेल्ट के द्वारा लोडिंग प्लांट में, अब ये नेक्स्ट वाले प्लांट से भी चला गया, कौन सा, लोडिंग मतलब जहाँ पे इकट्ठा करके चढ़ाया जाता है, लोडिंग प्लांट में लाया जाता है, जहाँ से मालगाड़ी से मशीनों द्वारा लाद कर इसे विशाखापट्टनम में भेजा जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा कैसे बनता है, कच्चा लोहा, तो पहले वहां पर क्या होता है, विस्फोटक सामग्री, पहले एक सर्कल बना करके लोहा, उसके अंदर विस्फोटक सामग्री डाली जाती है और विस्फोट के बाद में लोहे के कुछ टुकड़े 5 या 6 फीट लंबे टुकड़े करके के विस्फोट से बाहर निकलते हैं और उनको फिर अलग अलग प्लांट्स में डाल करके और लास्ट में उन टुकड़ों को अलग अलग 6 मिलीमीटर के टुकड़ों में, मतलब पिंड में बना लिया जाता है और कुछ में उसमें छना हुआ चूर्ण का मतलब होता है पाउडर, यानी कि जब लोहों की कटिंग, छिलाई, पिसाई की जाती है, कूटा जाता है, तो उसमें से कुछ जो पाउडर जैसा लोहा बिखर जाता है वो कहलाता है हमारा चूर्ण यानी पाउडर। समझ में आ गया। जब जैसे मतलब किसी चीज की, इस चीज को और समझाती हूँ, जैसे आपने कभी बार देखा होगा जो कारपेंटर होता है, खाती होता है, जब किसी लकड़ी की चीजें बनाता है तो वो कई बार जो उसकी कटिंग करते हैं, लकड़ी की कटिंग करते हैं, तो बाद में जब अगर हम झाड़ू लगाएंगे, इकट्ठा करेंगे तो पाउडर निकलता है ना, निकलता है ना। तो इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से या तो आप ड्रिल करवाते, मान लो आपके घर में कोई फर्नीचर का काम कर रहा होगा, तो जब वो छीला जाता है, लकड़ी को छीला जाता है या काटा जाता है और जब हम इकट्ठा करेंगे उसको सफाई करने पर तो हमें पाउडर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब लोहों की पिटाई और उनको अलग अलग प्लांट्स में भेजा जाता है तो उनके कुछ के तो पिंड बना दिए जाते हैं, यानी इकट्ठा करके दे दिया जाता है, और कुछ को छना हुआ जो चूर्ण होता है उन्हें कन्वेयर बेल्ट के द्वारा लोडिंग प्लांट में लाया जाता है और वहां से मालगाड़ी के द्वारा विशाखापट्टनम में उसको भेजा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। वरुण मामा ने मुझे बताया कि यह मालगाड़ी 60 डिब्बों की होती है। आपने जब कभी सफर किया होगा, स्टेशन पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब सफर करते हैं उस ट्रेन में आप एक सुनते हो कि ये अपनी ट्रेन नहीं, ये तो मालगाड़ी है। सुना है नाम? मालगाड़ी का मतलब क्या होता है? मालगाड़ी में जो चीजें होती है वो लोड होकर के जाती है। हाँ, एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसमें जो रेलगाड़ी में है वो सामान लोड होकर के जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहां पर बेटा जिसके में प्रॉब्लम हो रही है वो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, सॉरी म्यूट कर लीजिए। हाँ, आगे देखिए, मालगाड़ी के द्वारा 60 डिब्बों की मालगाड़ी होती है, उनके अंदर रख करके उस लोहे को भेजा जाता है। क्लियर? यस मैम। बैलाडिला की यह परियोजना पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक है। जैसा कि मैंने स्किनिंग प्लांट में देखा कि नाना ने मुझे बताया कि अब स्किनिंग प्लांट में क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि लौह अयस्क के टुकड़ों को छानते समय उनके ऊपर पानी डाला जाता है। खदान से आई मिट्टी और लौह अयस्क के चूर्ण का कुछ हिस्सा छनाई करते समय उसमें घुल जाते हैं। इस गाद से निस्तारण के लिए
कदमपाल डैम है। देखिए एक सेकंड में बताती हूँ, ये लाइन को समझ लो एक बार। यहाँ पर बैलाडिला की यह परियोजना, परियोजना का मतलब मैं आपको कल भी समझा दिया था। परियोजना पर्यावरण के प्रति ही बड़ी जागरूक है। जैसा कि मैंने स्किनिंग प्लांट में देखा था, स्किनिंग प्लांट में क्या बताया था कि लोहे के जो कच्चे लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको छानते समय उनके ऊपर पानी भी डाला जाता है, यानी छिड़काव किया जाता है। खदान से आई मिट्टी, जो मिट्टी खदान से आती है और लौह अयस्क के चूर्ण का कुछ हिस्सा छनाई करते समय उसमें घुल जाता है। यानी हमने पढ़ा था कि जब विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद में वो लोहा बाहर निकल के आता है, तो जब जहाँ नीचे जो लोहा होता है उसके संग मिट्टी भी आती है। तो बोल रहे हैं कि जब उस मिट्टी को छाना जाता है तो मिट्टी के साथ में कुछ लोहे का भाग भी उस चूर्ण में मिल जाता है। एक चीज और आपने देखी होगी, मुझे पता नहीं सबने देखी नहीं देखी, कई बार आपने अगर कहीं रास्ते में देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, चुंबक को धागे में बांध कर रोड पर चलते हुए नजर आए होंगे। आपको देखा है कभी ऐसे लोगों को? जो बहुत हाँ मैं बता रही हूँ, जो बहुत छोटी जाति के लोग होते हैं ना ये, तो वो लोग क्या कहते हैं, हाथ में एक चलनी रखते हैं वो, और एक चुंबक का बड़ा सा हथौड़े जैसा भाग लकड़ी से बांध के और उसको डोरी से बांध लेते हैं, और जब रोड पे चलते हैं तो उसको रोड पर घसीटते हुए चलते हैं मिट्टी में। वो क्यों चलते हैं कि उस लोहे के अंदर, हथौड़े के अंदर जो चुंबक के कण हैं, हम जैसे मान लीजिए जहाँ पर लोहे का काम होता है या तो उसके आसपास देखते हैं या गाड़ियों का काम होता है वहां देखते हैं, तो उसमें मिट्टी में आसपास करते हैं, क्योंकि मिट्टी में से चुंबक को लोहे को निकालने का काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? चुंबक कर सकते हैं ना, चुंबक लोहा को खींचता है। तो जब वो मिट्टी में उस हथौड़े को, चुंबक वाले हथौड़े को लेके घूमते हैं, तो जितना भी लोहा उसके अंदर, इतना बारीक बारीक लोहा होता है जो हमको दिखता भी नहीं है, वो उस हथौड़े में चिपक जाता है, और बाद में वो साइड में बैठ के उस हथौड़े को हाथ से क्लीन करके उस जो उनकी चलनी होती है उसे छान करके लोहे के हिस्से को निकाल लेते हैं और मिट्टी को फेंक देते हैं, क्योंकि उस हाँ कील भी होता है, छोटा बारीक तार हो गए, छोटे छोटे स्क्रू भी होते हैं, और कुछ मिट्टी के अंदर भी जो पाउडर होता है वो तक भी उसमें लोहे वाला पाउडर चिपक जाता है। ठीक है, कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्क्रीन में जब उस प्लांट में, स्क्रीनिंग प्लांट में जब देखा था कि लोह के टुकड़ों को छानते समय उनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। क्यों पानी डाला जाता है? खदान से आई मिट्टी, अभी मैंने बताया था कि जब विस्फोट होता है तो उसके साथ मिट्टी भी निकलती है, तो खदान से आई मिट्टी और लौह अयस्क यानी कच्चा लोहा के चूर्ण का कुछ हिस्सा भी चनाई करते समय उसमें घुल जाता है। इस गाद के, गाद का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है? जो घोल, गाड़ी वस्तु है, कोई गाड़ी वस्तु, गाड़ी वस्तु का मतलब हो गया घोल जैसा, है ना, लिपटवा जो घोल होता है। अगर जैसे मान लो आप पकौड़ी बनाते हो, पकौड़ी का बेसन में पानी डाला जाता है तो एक घोल बन जाता है, गाद बन जाता है, गाढ़ा बेसन जो होगा हो जाएगा वो गाद कहलाएगा। और निस्तारण का मतलब निपटाना या मुक्त करना, निपटाना या मुक्त करना। तो अब देखो इसको समझो, इस गाद के निस्तारण के लिए कदमपाल डैम है, यानी कि उसके डैम के अंदर पानी में डाल करके लोहे और मिट्टी को अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि जब पानी के छींटे डाले जाते हैं तो मिट्टी और लोहे का चूर्ण आपस में मिल जाते हैं और एक गाढ़ा घोल बन जाता है। अब उस गाढ़े घोल में से मिट्टी और लोहे को अलग करने के लिए डैम का प्रयोग किया जाता है। गाद को इस डैम में डालते हैं जहां मिट्टी और लोहे की गाद नीचे बैठ जाती है और ऊपर का साफ पानी नदी नालों में चला जाता है। अब इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पानी को हम साफ करते हैं, पानी को क्लीन करने के लिए आपने देखा होगा बजरी का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप शायद साइंस में पढ़ रहे हो तो पढ़ाया क्या मैम ने? नहीं आया टॉपिक अभी। क्या होता है कि पानी को अब आरओ सबके घर में है? yes,
Yes, ma'am. आरओ में सबके घर में, अभी मैं समझा दूंगी ये चीज आपको समझने की। अच्छा, आरओ हमारे घर में, तो आपने कई बार आरओ में देखा होगा कि 2 फिल्टर लगे होते हैं और कई बार वो खराब हो जाते हैं। देखिए फिल्टर, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. वो फिल्टर क्या होते हैं, पेपर पे रोल करे हुए होते हैं, इस तरह से कागज कागज कागज। अगर आप उसको खराब फिल्टर को खोल के देखोगे तो एक लेयर निकलती जाएगी, इसको पूरा खोल दोगे तो। पहले के जो फिल्टर आते थे, आरओ के फिल्टर होते थे, वो किसके बने होते थे, पत्थर और बजरी या इस तरह की चीजें होते थे। तो पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर डाला जाता था और उनसे रिस रिस कर जो पानी आता था वो पानी शुद्ध हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से इस डैम के पानी को साफ करने के लिए क्या बताया गया था कि जो मिट्टी और जो वो गाद थी, लोहे का चूर और मिट्टी थी, वो उस डैम में डाल दिया जाता है और उस डैम में डालने के बाद ऊपर का साफ पानी नदी नालों में चला जाता है और जो गाद होती है वो नीचे बैठ जाती है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. पानी का जो मैंने आपको बजरी वाला बताया वो शायद साइंस में आपके आएगा कभी, जब कभी आए तो याद करना ये चीज को। शाम को घर आए तो रात उतर रही थी, यानी काफी रात हो चुकी थी। खदानों में घूम घूम कर मैं थक चुका था। थक इसलिए चुका था कि जो प्लांट्स थे वो काफी बड़े बड़े प्लांट्स थे और काफी दूरी पर थे और पैदल उनको चलना पड़ा, इसलिए वो इसमें लिखा है कि खदानों में घूम घूम कर मैं थक कर चूर हो गया था। कौन हो गया था? कौन हो गया था थक कर चूर? Ishan. ईशान। घर में घुसते ही नानी की स्नेह भरी मुस्कुराहट और स्वागत करती आंखों ने सारी थकान दूर कर दी थी। जब हम घर से बाहर जाते हैं और जब घर में थके हुए आकर के लौटते हैं, कोई हमें प्यार से कोई बात कहता है या कुछ प्यार से इंतजार हमारा कर रहा होता है और खिलाता पिलाता है, तो हमारी थकान दूर हो जाती है। मान लो आप कहीं स्कूल से थके हुए जब आप घर जाते थे और आपकी मम्मी बड़े प्यार से आपका इंतजार कर रही है ना, और आपका मुस्कुरा करके साथ करके आए मेरे राजा बेटा आ गया है ना, या रानी बेटी आ गई है मेरी, तो आपकी आधी थकान अपनी मम्मी को देख करके ही दूर हो जाती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया 27 मई का। 27 मई के बारे में, 25 मई के बारे में बताया, 26 मई में वो खदानों के बीच में जब गए थे और किस तरह से विस्फोटक करके लोहे को निकाला और डैम में किस तरह से पानी को निस्तारण मतलब साफ करने के लिए काम में लिया गया। 27 मई को रात को तरुण मामा भी आ गए। आज वरुण मामा हम दोनों को यहाँ लगने वाली साप्ताहिक हाट में लेकर के जाएंगे। कितने मामा हो गए उसके? 2। तरुण मामा और वरुण मामा। हाट का मतलब क्या होता है? हाट का मतलब होता है बाजार। हाट का मतलब बाजार, वो बाजार जो आपके घर के आसपास लगता है, कुछ पर्टिकुलर डे के वाले दिन लगता है ना, जैसे बुध मार्केट लग गया, शनि मार्केट लग गया, इस तरह से छोटे छोटे जो आसपास जो मार्केट लगता है ना, उसे बोलते हैं हाट। क्लियर? नानी ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों मुरिया, अब अंडरलाइन कीजिए कौन कौन सी जातियों के नाम बताए गए यहाँ पर। मुरिया, मारिया, गौड़, डोरला और हलवा के लोग भी हाट में सामान खरीदने आ जाते हैं। ठीक है, ये जनजातियों के नाम है। इन जनजातियों के कुछ लोग अपनी वस्तुएं भी बिक्री के लिए लाते हैं और आदिवासी या जनजाति के लोगों को यहाँ मामा कहते हैं। जो वहाँ पे काम करने वाले उस जाति की जनजाति के लोग हैं, उनको मामा कह के बुलाया जाता है। ठीक है, मामा आप वाले मामा नहीं, दूसरे काम करने वाले इन जनजातियों के लोगों को मामा कहते हैं। जैसे कई जगह पर हाड़ौती में अगर हम जाएंगे तो हाड़ौती में जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने वालों लोगों को, मकान बनाने में मजदूरी करते हैं, जो ऐसे छोटे काम करते हैं, उन लोगों को मामा कह के ही बुलाया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कुछ में से कुछ लोग तो खरीदारी करने के लिए आते थे और कुछ लोग अपना सामान बेचने के लिए भी वहां पर आते थे। इन जनजातियों में कुछ लोग अपनी वस्तुएं भी बिक्री के लिए लाते थे और आदिवासी या जनजाति के लोगों को यहाँ मामा कहते हैं। ये आदिवासी कपड़े तो कम पहनते हैं पर जेवर पहनने में बहुत शौकीन हैं। इनका झाड़ फूक और भूत प्रेत पर बहुत विश्वास है।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि इनका जो जेवर पहनने का शौक अधिक है, कपड़ों से ज्यादा ज्वेलरी पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इनकी ज्वेलरी हमारी ज्वेलरी जैसे नहीं होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इस जनजाति के लोगों की ज्वेलरी अलग तरह की होती है, उनको पहनने में विश्वास अधिक करते हैं। साथ ही किन बातों में, झाड़ फूंक, जादू टोने या भूत प्रेत की बातों में अधिक विश्वास करते हैं। देखिए इनका पहनावा कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा है? इनकी ज्वेलरी कुछ अलग तरह की होती है, बड़े बड़े कानों में। Excuse me, ma'am. हाँ मैम, झाड़ फूंक का मतलब क्या होता है? झाड़ फूंक का मतलब होता है जैसे जो तांत्रिक होते हैं वो अपना आपने देखा हो ना, कई बार आपके नजर लग जाती है तो मम्मी ऐसे छू छू करती है कि बीच से नजर उतर जाए। ठीक है, करते हैं मैम, है ना? Yes, ये sir. एक तरह से तांत्रिक विद्या होती है। तंत्र साधनाओं के द्वारा किसी सिद्धि को प्राप्त करने के द्वारा ऊपर ये कहते हैं ना कि इसके ऊपर भूत चढ़ गया है या इसके ऊपर कुछ देवता का हो गया, तो वो झाड़ फूंक के द्वारा तंत्र विद्या, आप इसको सही शब्दों में सुनिए, तंत्र विद्या। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? Okay. हाँ, अब इनका देखो, जो मैंने बोला था जेवर इनका जेवर पहनने का तरीका अलग रहता है। इनके जो जेवर होते हैं, आपने कई बार अगर YouTube पे देखना कि इस तरह के होते हैं गले के अंदर, कि पूरा गला इनका उससे भरा हुआ रहता है। अगर आप किसी जनजातियों Yes, ma'am. के बारे में आज देखना नेट पर, तो उनका क्या होता है, उनके बाल बहुत छोटे से होते हैं, बिल्कुल गोल गोल घुंघरे वाले बाल होते हैं, है ना? और उनकी जो ज्वेलरी होती है, गले में बड़ा सा, नाक में पहनने का होता है, गला पूरा बंद होता है और गले में यहाँ तक। Excuse me, ma'am. टाइम हो गया? मैम, मोरल साइंस की क्लास। ओके, चलिए हम नेक्स्ट ये वाला पेज हम कल करेंगे। क्लियर है? ठीक, मैम। ओके बेटा, ओके मैम। ओके बेटा, बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम।